हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं अभिव्यक्ति और माध्यम आपकी जो किताब है उसका पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो लेक्चर। और एक ही वीडियो में आपके 1 नंबर के प्रश्न और 2 नंबर के सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। और आप देखिएगा इसमें से जो आपका एमपी बोर्ड के हिसाब से ज़्यादातर हम चलते हैं। एमपी बोर्ड की जो ब्लूप्रिंट है, एमपी बोर्ड की जो ब्लूप्रिंट है, जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार अभिव्यक्ति माध्यम जो किताब है आपकी, इसमें से 7 नंबर का आना है, 7 नंबर का आना है। और 2 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न और 5-5 नंबर के 5 प्रश्न, सॉरी 1-1 नंबर के 5 प्रश्न, यानी कि 5 ऑब्जेक्टिव, 5 ओटी आएंगी 5 नंबर की आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा रहेगा। सीधे सीधे शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर आपका जो है वो है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो कंसेप्ट भी समझते जाएंगे साथ में, और एक ये छोटा सा आपका 15 मिनट का वीडियो रहेगा। साथ में अपन कंसेप्ट भी समझते चलेंगे और ओटी भी समझते चलेंगे। और जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उन पर स्टार मार्क लगाते जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिएगा दोस्तों, ये पहला प्रश्न है, आधुनिक युग की शुरुआत किसके आविष्कार के साथ हुई थी? छपाई के आविष्कार के साथ। दोस्तों, छपाई के आविष्कार के साथ आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी। आधुनिक युग की शुरुआत जो मानी जाती है वो छपाई के आविष्कार के साथ मानी जाती है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके साथ में देखिए, मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई थी? मुद्रण की शुरुआत दोस्तों चीन से हुई थी। मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी। ये अगला प्रश्न है, मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी। आधुनिक छापाखाना का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। आधुनिक छापाखाना का श्रेय जो है जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। भारत में पहला छापाखाना कब, कहां, क्यों खुला? भारत में पहला छापाखाना जो था 1556 में गोवा में खुला था। मिशनरियों ने धर्म प्रचार के लिए खोला था। छापाखाना जो होता है आप जानते हैं, जो प्रिंट ऑफिस होती है, और उसमें सबसे पहला छापाखाना भारत में 1556 में गोवा में खुला था। मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए खोला था। और इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोप में एक पुनर्जागरण हुआ था रेनेसां। जैसे भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, उसी प्रकार यूरोप में एक पुनर्जागरण हुआ था दोस्तों, जिसका नाम था रेनेसां। उसमें छापाखाने की बड़ी अहम भूमिका थी। ठीक है, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? इसमें छपे हुए शब्दों का स्थायित्व होता है। इसमें छपे हुए शब्दों की स्टेबिलिटी होती है। छपे हुए शब्द जो है स्टेबल रहते हैं। इसमें छपे हुए शब्दों का क्या होता है? इसमें स्थायित्व होता है। अगर इसमें क्या है कि कोई एक्सटर्नल डैमेज ना आए, तो छपे हुए शब्द जो है वर्षों वर्षों तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं मुद्रित माध्यमों में। मुद्रित माध्यम जो है किस भाषा का विस्तार है? लिखित भाषा का विस्तार है दोस्तों। ठीक है, और अखबार या पत्रिका में समाचार पत्र या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने के लिए निश्चित समय सीमा होती है, जिसे अपन डेडलाइन कहते हैं। डेडलाइन क्या कहते हैं? डेडलाइन। ध्यान रखिएगा, अखबार या समाचार पत्रों में खबरों को प्रकाशित करने के लिए अंतिम समय सीमा होती है, एक निश्चित समय सीमा होती है। जैसे किसी अखबार की समय सीमा है कि उसमें 6 बजे के बाद कोई खबर भेजोगे तो उसे इस प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है, उसे कहते हैं डेडलाइन। अगला देखिएगा, और अगला प्रश्न है, रेडियो कैसा माध्यम है? रेडियो श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम, रेडियो कैसा है? श्रव्य माध्यम है। याद रखिए, रेडियो है आपका श्रव्य माध्यम। और टेलीविजन आपका जो है, टेलीविजन है आपका दृश्य श्रव्य। दृश्य श्रव्य, इसमें दृश्य यानी विजुअल्स भी होते हैं और श्रव्य यानी बाइट्स भी होती हैं। ठीक है, और आपका रेडियो और टेलीविजन दोनों, रेडियो और टेलीविजन दोनों दोस्तों कैसे माध्यम है आपके? एक रेखीय या लीनियर माध्यम है। लीनियर माध्यम है दोनों, एक रेखीय या लीनियर माध्यम है। प्रोड्यूसर से डायरेक्ट किस तक? ऑडियंस तक जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट आपका, रेडियो को किससे संचालित माध्यम माना जाता है? श्रोताओं से। किससे? श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। श्रोता यानी सुनने वाले जो लोग हैं, रेडियो को सुनने वाले लोगों से संचालित माध्यम माना जाता है। टीवी खबरों के 7 चरण होते हैं। टीवी खबरों के 7 चरण होते हैं। अंतिम चरण होता है एंकर पैकेज, एक चरण है लाइव, एंकर बाइट, ऐसे करके 7 चरण होते हैं। भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। कौन सा चल रहा है? तीसरा दौर चल रहा है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है। भारत में जो हिंदी में नेट पत्रकारिता है वो अपने शैशव काल में है अभी, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ शुरू हुई? वेब दुनिया के साथ। हिंदी में नेट पत्रकारिता दोस्तों किसके साथ शुरू हुई थी? वेब दुनिया के साथ। इसके लिए ट्रिक याद रखिए, ना से नेट और वेब, ऐसा लग रहा है निब्बा जैसा लग रहा है। निब्बा लोग जो होते हैं, निब्बा निब्बी जो होते हैं, आपस में बात किससे करते हैं? नेट पर बात करते हैं। निब्बा निब्बी जो होते हैं आपस में नेट पर बात करते हैं। इस ट्रिक से याद रखिएगा, हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है पूर्णकालिक, नंबर 2 अंशकालिक,
और नंबर 3 फ्रीलांसर, अंशकालिक और नंबर 3 फ्रीलांसर। पूर्णकालिक पत्रकार कौन होते हैं दोस्तों? पूर्णकालिक पत्रकार वे होते हैं जो किसी समाचार संगठन में नियमित वेतनभोगी पत्रकार होते हैं। अंशकालिक कौन होते हैं? जो निश्चित मानदेय पर एक निश्चित समय अवधि के लिए काम करते हैं। और फ्रीलांसर कौन होते हैं? भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों को लिखने वाले पत्रकार जो होते हैं वो आपके फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं। समाचार लेखन के कितने ककार हैं? 6 ककार। समाचार लेखन के कितने ककार हैं? 6 ककार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से? क्या, कौन, कहां, कब और क्यों, और अंतिम है आपका कैसे। क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे। 6 जो प्रश्न आते हैं कहां से शुरू होने वाले हमारे मन में कोई भी खबर को सुनकर के उन्हें कहते हैं समाचार लेखन के ककार। क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे। ये 4 ककार शुरुआत के तथ्यात्मक और अंत के 2 जो है वो कैसे हैं? आपके विश्लेषणात्मक ककार। अगला प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली किस शैली के ठीक विपरीत है? कहानी या कथा लेखन के। कहानी या कथा लेखन की शैली जो होती है उसमें क्लाइमैक्स सबसे अंत में आता है। किसी ने पूछ की रात कहानी पढ़ी हो, पहलवान की ढोलक कहानी पढ़ी हो आपने, तो आप उसमें देख सकते हैं कि पूरी की पूरी कहानी चलती जाती है। लास्ट में हमको लगता रहता है अब क्या आने वाला है, आपका क्लाइमैक्स आने वाला है, और अंत में जो है वो चरम उत्कर्ष आता है, उसको कहते हैं क्लाइमैक्स। तो कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक विपरीत है आपकी उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमैक्स जो है शुरुआत में ही आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब शुरू हो गया था दोस्तों? 19वीं सदी के मध्य में। याद रखिएगा 19वीं सदी के मध्य में। फीचर की शैली काफी हद तक कथात्मक शैली मानी जाती है। फीचर की वैसे तो वास्तव में कोई शैली नहीं होती है, फीचर की कोई शैली निर्धारित नहीं होती है, फीचर की कोई शैली नहीं होती है, फीचर की कोई शैली नहीं होती है, लेकिन काफी हद तक दोस्तों, काफी हद तक कथात्मक शैली मानी जाती है। लेकिन ज्यादातर जो फीचर है, ज्यादातर फीचर कथात्मक लिखे जाते हैं। फीचर का क्या होता है दृश्य? फीचर का ऐसा सीन है कि फीचर को किसी भी शैली में लिखा जा सकता है, कोई एक निश्चित शैली नहीं होती, लेकिन ज्यादातर फीचर जो है उन्हें कथात्मक शैली में लिखा जाता है। एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखक कौन है? फीचर। फीचर की परिभाषा ये है, फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचनाएं देने और उनका ज्ञानार्जन करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट होती है विशेष रिपोर्ट। इसमें गहरी छानबीन होती है, विशेष रिपोर्ट में गहरी छानबीन करता है विषय से संबंधित संवाददाता। अखबार की आवाज किसे माना जाता है? संपादकीय को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संपादकीय क्या होता है दोस्तों? संपादकीय, संपादकीय, संपादकीय जो होता है उसे संपादक लिखता है अपने पाठकों के लिए और अखबार को पूरा का पूरा बताता है कि अखबार का पूरा कथानक क्या है, अखबार के अंदर क्या, अखबार का जो मसाला है उसको सारगर्भित रूप से पेश करता है संपादकीय में संपादक। तो संपादक ही लिखता है। किसी भी चीज की आवाज किसे मानते हैं? उसका जो चीफ है, उसका जो हेड है, वो जो बोलेगा वही उसकी आवाज होगी। जैसे अगर किसी कोचिंग का, किसी चैनल का हेड मैं हूं तो उस चैनल की आवाज मैं रहूंगा ना। तो संपादकीय जो है, अखबार की आवाज संपादकीय को कहा जाता है। संपादकीय जो स्तंभ है इसको अखबार की आवाज कहा जाता है। विचार परक लेखन का एक प्रमुख रूप है स्तंभ लेखन। विचार परक लेखन का एक प्रमुख रूप है स्तंभ लेखन। इसमें आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस के आधार पर लिखा जाता है। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? संपादक के नाम पत्र। देखिए कई सारे स्तंभ होते हैं, एक स्तंभ है संपादकीय, इसमें संपादक लिखता है अपने पाठकों के लिए। ठीक है, इसी प्रकार एक होता है संपादक के नाम पत्र, उसे कौन लिखते हैं? पाठक जो होते हैं वो अपने संपादकों के नाम लिखते हैं। अखबार में कोई कमी रह गई या अखबार का कोई रिव्यू देने के लिए लिखते हैं, और इसको कौन लिखते हैं? पाठक जो है संपादकों के लिए लिखते हैं, पाठक जो है अपने संपादक के लिए लिखते हैं। तो जनमत यानी कि जनता का मत इसमें प्रतिबिंबित होता है। टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग से डेस्क बना होता है। अलग से क्या बना होता है? डेस्क बना होता है। क्या ऐसा तो है नहीं है कि विशेष लेखन के कई सारे क्षेत्र होते हैं कि जैसे मनोरंजन, खेल, बॉलीवुड वगैरह, तो ऐसा तो है नहीं कि जो रिपोर्टर जो है बॉलीवुड की खबर दे रहा है वही जाकर के खेल की खबर देगा, वही मनोरंजन की खबर देगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग डेस्क होते हैं। एक अलग रिपोर्टर होगा वो मनोरंजन की खबर देगा, एक अलग रिपोर्टर होगा वो क्रिकेट की खबर देगा, कोई एक अलग रिपोर्टर होगा वो आपकी किसकी खबर देगा? बॉलीवुड की खबर देगा। ठीक है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी रुचि और ज्ञान के आधार पर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसको बीट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संवाददाताओं के बीच में काम का विभाजन जो है उनकी रुचि और ज्ञान के आधार पर किया जाता है। कोई भी अलग अलग तरह के क्षेत्र हैं काम करने के, अलग अलग तरह के जो अलग अलग तरह के विशेष लेखन के क्षेत्र हो सकते हैं। जैसे कोई संवाददाता है वो किसी नया न्यूज़ चैनल ज्वाइन करने के बाद अगर वो चाहे कि उसे क्रिकेट की खबरें देनी है तो उसमें 2 चीज़ें देखी जाएंगी, क्या उसकी क्रिकेट में वास्तव में दिलचस्पी है, और दिलचस्पी होने के बाद में उसका ज्ञान क्या उस लेवल का है जिस लेवल का ज्ञान एक क्रिकेट की खबर देने वाले को चाहिए होता है। तो इसको मीडिया की भाषा में अपन बीट कहते हैं। क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, विशेष लेखन की शैली कौन सी होती है? निश्चित नहीं है। विशेष लेखन
लेखन को किसी खबर से जोड़ना कहलाता है न्यूज़ फैक्ट। छंद के आधार पर कविताएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, स्टार मार्क कर लो, 2 प्रकार की। नंबर 1 छंद मुक्त कविता, नंबर 2 छंदयुक्त कविता। कविता का पहला उपकरण स्टार मार्क कर लो शब्द। कविता की पहली शर्त शब्दों का मेलजोल। W.H. Auden जो है अंग्रेजी भाषा के कवि है, इन्होंने कहा था प्ले विद द वर्ड्स, ये स्टार मार्क कर लीजिए। छंद का अन्य नाम क्या है? आंतरिक लय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक क्या होते हैं? बिंब और छंद। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक क्या होते हैं? बिंब और छंद, याद रखिएगा, बिंब छंद, बिंब छंद। बीच बेछ याद रखो, बिच्छू, बिच्छू याद रख लो, बिच्छू, बी से बिंब और छू से छा से छंद, बी से बिंब और छा से छंद, ठीक है। बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर किस में बदल जाती हैं? बिंब के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिंब अक्सर आपके उसमें आ जाता है एग्जाम में। बिंब क्या है? बिंब जो है दोस्तों अंग्रेजी शब्द है एक इमेज, उसका हिंदी रूपांतर है बिंब। अंग्रेजी में जो शब्द इमेज है उसको हिंदी में अपन बिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। बाह्य संवेदनाएं, बाहरी फीलिंग्स जो है मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती हैं। बिंब का एक और अन्य नाम है, बिंब को अंग्रेजी में इमेज कहते हैं, एक और नाम है बिंब का, उसे कहते हैं शब्द चित्र। शब्द चित्र, किसी भी शब्द का जो चित्र हमारे मन में बनता है उसे कहते हैं बिंब। बाहर कुछ भी सोचा हमने, कोई भी फीलिंग हमारे मन में आई, उसका जो अंदर हमारे जो चित्र बन जाएगा, अंदर जो इमेज बनेगी हमारे मन में, मन के स्तर पर जो बन जाएगी उसे कहते हैं बिंब, ठीक है। तो याद रखिएगा, बिंब अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतर है? इमेज का। किसका है? इमेज का। अगला प्रश्न देखिए, कविता का अनिवार्य तत्व क्या है? छंद। कविता का अनिवार्य तत्व क्या है? छंद। और कविताओं में किसका विशिष्ट महत्व है? बिंबों का। दृश्यों को सजीव एवं चेतन बिंबों के रूप में प्रस्तुत करने की शैली को कहते हैं मानवीकरण। दृश्यों को सजीव और चेतन बिंबों के रूप में प्रस्तुत करने की शैली को कहते हैं मानवीकरण। दृश्य जो है, विजुअल्स जो है, उनको सजीव और चेतन बिंबों के रूप में प्रस्तुत करने की शैली जो होती है उसको कहते हैं मानवीकरण। मानवीकरण यही होता है, कोई भी बिंब है, कोई भी इमेज है हमारे मन में आई, उसको सजीव और चेतन बिंब के रूप में प्रस्तुत किया हमने। जैसे क्या है कि मान लीजिए कुछ भी कहते हैं, शरद चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यानी कि किरणें जो है उनको सजीव और चेतन रूप में प्रस्तुत यहाँ पे किया गया है। नाटक में कितने अंग होते हैं? नाटक में देखिए, याद रखिए, नाटक में अंग और अंक दोनों ही 3-3 होते हैं, यानी 3 अंग और 3 अंक होते हैं नाटक में। नाटक के प्रत्येक अंक की कम से कम अवधि 48 मिनट, 48 मिनट अवधि होनी चाहिए कम से कम। प्रत्येक नाटक के प्रत्येक अंक की, अंक को इंग्लिश में कहते हैं एपिसोड। अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिसोड। साथ में याद रखिए, कुछ अंग्रेजी शब्द हैं, कुछ हिंदी शब्द हैं, उनकी अंग्रेजी याद कर लीजिए। जैसे अंक को कहते हैं एपिसोड, अंक को क्या कहते हैं? एपिसोड, अंक को कहते हैं एपिसोड, ठीक है। चरम उत्कर्ष को कहते हैं क्लाइमैक्स, चरम उत्कर्ष को कहते हैं क्लाइमैक्स, चरम उत्कर्ष को कहते हैं क्लाइमैक्स। इनमें से भी एक प्रश्न आ सकता है दोस्तों, चरम उत्कर्ष को कहते हैं क्लाइमैक्स। ऐसे ही एक और शब्द है आपका, एक और शब्द है फीचर, फीचर को कहते हैं आलेख, फीचर को क्या कहते हैं? आलेख। एक शब्द है उल्टा पिरामिड, उल्टा पिरामिड, इसको कहते हैं इन्वर्ट पिरामिड, रिवर्स पिरामिड या इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है। और भी कई सारे शब्द हैं, जैसे जैसे आते हैं। रेखा चित्र को कहते हैं स्केच, रेखा चित्र को क्या कहते हैं? स्केच। बिंब को कहते हैं इमेज, बिंब को कहते हैं इमेज। याद रखिए, अंक को एपिसोड, चरम उत्कर्ष को क्लाइमैक्स, फीचर को आलेख, उल्टा पिरामिड को इन्वर्टेड पिरामिड, रेखा चित्र को स्केच और बिंब को इमेज कहते हैं। बहुत ध्यान से याद रखिएगा। नाटक में अंक भी 3 होते हैं। नाटक को हमेशा किस काल में संयोजित करना होता है? वर्तमान काल में। कोई भी नाटक पढ़िएगा देखिएगा, उसमें कभी भूतकाल में संयोजित नहीं किया जाता है। उसमें कोई भी निर्देश जो लिखे रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो लिखे रहते हैं, जैसे आनंद अब आने वाला है, ऐसे करके कुछ भी जो है में, यानी कि वर्तमान काल में संयोजित किया जाता है हमेशा नाटक को। नाटक की मूल विशेषता है समय का बंधन। नाटक में समय का बंधन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। जैसे नाटक के प्रत्येक एपिसोड की अवधि को कितनी होती है? 48 मिनट्स। नाट्य शास्त्र में किसी नाटक का शरीर कहा गया है? वाचिक, अर्थात बोले जाने वाले शब्दों को। नाट्य शास्त्र में वाचिक यानी बोले जाने वाले शब्दों को नाटक का शरीर कहा गया है, नाटक का शरीर कहा गया है। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है संवाद। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या है? या संवाद। याद रखिए, एनएसएस, ट्रिक याद रख लो, एनएसएस, नाटक का सशक्त माध्यम संवाद, नाटक का सशक्त माध्यम संवाद, नाटक की शैली संवाद, नाटक का सशक्त माध्यम संवाद, नाटक सशक्त माध्यम संवाद, नाटक शैली संवाद। एनएसएस, ट्रिक याद रखिए, एनएसएस, नाटक का सशक्त माध्यम भी संवाद, नाटक की शैली भी संवाद। एक सशक्त नाटक में होना चाहिए छटपटाहट, प्रतिरोध, असंतुष्टि और अस्वीकार। कोई भी नाटक देखते हो ना, जैसे कौन सा देखते हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो उसमें कायरा नायरा एकदम से भिड़ जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, तो असंतोष, छटपटाहट, अस्वीकार अगर नहीं होगा उसमें, तो वास्तव में कहां से उसमें हमको जो
मजा है वो नहीं आएगा। नाटक का क्लाइमेक्स में तभी आता है जब उसमें असंतोष होता है और प्रतिरोध क्या होता है, दो पात्रों के टकराने पर प्रतिरोध पैदा होता है। किसी भी नाटक को देखिए, जब दो महिलाएं आती हैं आपस में तो भिड़ जाती हैं, आपस में उनमें लड़ाई हो जाती है, अरे तुमने ये किया उनमें लड़ाई हो जाती है आपस में। तो यहां पर ये प्रतिरोध अगर नाटक में नहीं होगा तो नाटक का वास्तव में मजा हमको नहीं आ पाएगा। इसलिए प्रतिरोध का होना नाटक में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, असंतुष्टि और अस्वीकार होना चाहिए, है ना। नाटक में असंतुष्टि मतलब कि हमारे मन में कुछ ना कुछ प्रश्न शेष रह जाएं किसी नाटक के संबंध में। ठीक है ना, कोई भी नाटक देखा उसके बाद पूरा का पूरा सेटिस्फैक्शन ना आए, कुछ ना कुछ शेष रह जाए मन में। आखिर इस प्रेमिका ने किसी प्रेमी से परेशान हो, इसको छोड़ा तो क्यों छोड़ा, इसका काट करके वो गई तो क्यों गई आखिर, है ना। तो ऐसे कई सारे प्रश्न अगर हमारे मन में शेष रह जाएं तो वहां पर नाटक का जो वास्तव में क्लाइमैक्स है वो आ जाता है। और अस्वीकार नहीं है तो वास्तव में नाटक में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, नाटक में प्रस्तुत चरित्र कैसे नहीं होने चाहिए, सपाट सतही टाइप्ड, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा उनको मैटर दे दिया बिल्कुल वैसे ही है, बस उसके अलावा कुछ भी खुद का नहीं सोच रहे। यथार्थवादी नाटकों का एक अपना मुहावरा जो गद्य पर आश्रित है, इब्सन कहलाता है, पारसी के संदर्भ में प्रचलित है। बड़े भाई साहब मोटेराम शास्त्री ईदगाह किसने लिखी है, प्रेमचंद ने। एक ट्रिक याद रखिए, बड़े भाई साहब मोटेराम शास्त्री ईदगाह, पहले ईद को क्या करते थे, गाय चराते थे। पहले ईद को गाय चराते थे, बाद में मोटे हो गए, गाय चराते दूध खाते खाते बाद में हो गए मोटे हो गए। तो अपने बड़े भाई साहब की प्रेमिका से अफेयर करने लगे, बड़े भाई साहब की प्रेमिका से अफेयर करने लगे। बड़े भाई साहब की प्रेमिका से जैसे अफेयर किया तो भाई साहब ने इनके लात मार मार करके इनको चंदू बना दिया। क्या बना दिया, चंदू बना दिया। बड़े भाई साहब की पत्नी से जैसे ही प्रेम किया, बड़े भाई साहब की प्रेमिका से प्रेम करने लगे तो भाई साहब ने इनको चंदू बना दिया। याद रखिए, ईद पहली हो जाएगी ईदगाह, मोटे से मोटेराम शास्त्री, और बड़े भाई साहब तो है ही, और प्रेमचंद ने लिखी है। ठीक है, याद रहेगी। चीफ की दावत किसने लिखी है, भीष्म साहनी से याद रखिए। दयाराम साहनी जब खोजने गए थे तो उसका चीफ जो था उसने इन्हें दावत कराई थी। कुछ भी करे ट्रिक याद रखनी है, भीष्म साहनी ने लिखी है चीफ की दावत। कविता के सबसे नजदीक नाटक, नाक, ट्रिक याद रख लीजिए, नाक, नाटक कविता पास होती है, नाटक कविता के सबसे नजदीक या कविता नाटक के सबसे नजदीक। ठीक है, कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक, के ट्रिक याद रखिए, के कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। कथानक के कितने चरण होते हैं, 3, प्रारंभ, मध्य और अंत। कहानी में पात्रों के संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहानी किसके अनुसार चरम उत्कर्ष तथा क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है, कथानक के अनुसार। क्लाइमैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, चरम उत्कर्ष। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 2022 में आया हुआ प्रश्न है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट। 2 रेडियो नाटकों के नाम लिखो। अंधा योग धर्मवीर भारती ने लिखा है, ये कैसे याद रखोगे, धर्म में आदमी अंधा हो जाता है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश ने लिखा है, राकेश चौधरी से मिलने एक दिन मोहन भागवत आए थे आषाढ़ में गल्ला पानी लेकर के, है ना। और अगला है, रेडियो नाटक में क्या नहीं होते, विजुअल्स या दृश्य नहीं होते। दोस्तों, रेडियो नाटक में विजुअल्स या दृश्य नहीं होते, केवल और केवल ध्वनि होती है। इसीलिए रेडियो नाटक का एक और नाम क्या है, ध्वनि नाटक। 30-40 मिनट की अवधि के रेडियो नाटक में 8 से 12 पात्र, 15 मिनट के रेडियो नाटक में 7 से 8 पात्र। ठीक है, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में मैं शैली का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, रटंत को क्या माना जाता है, कुटैब। रटंत को कुटैब का अर्थ है बुरी लत। कुटैब का अर्थ क्या है, बुरी लत। कुटैब का अर्थ बुरी लत। रटंत को हमेशा माना गया है कुटैब, रटंत को कुटैब माना गया है। एक ट्रिक याद रखिए, रटंत जो होते हैं होशियार बच्चे, जो रटने वाले होते हैं, रटने वाले टॉपर टाइप के बच्चे, उनको पीछे बैठने वाले बैकवेंचर कूट देते हैं, पीछे बैठने वाले बैकवेंचर उनको कूट देते हैं, उनकी कुटाई लगा देते हैं। इसलिए रटंत को क्या माना गया है, कुटैब। रटंत को कुटैब माना गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन की शैली, आत्मपरक शैली। हिंदी जगत का प्रथम नाटक नहुस गोपाल चंद्र ने लिखा है। किसने लिखा है, गोपाल चंद्र। याद रखिएगा, नाटक कौन करता है, नाटक हूस करते हैं। घर पे कहते हैं अरे नाटक कर रहा साले, तो नाटक कौन करते हैं, हूस लोग करते हैं। इसको एक ट्रिक याद रखिए, नाटक, हिंदी जगत का पहला नाटक नहुस किसने लिखा है, गोपाल चंद्र ने। गोपाल चंद कैसे थे, चंदू होते तो चंदू क्या करेंगे, चंदू हूस तो होंगे ही, तो वो नाटक कर रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा, पहला नाटक नहुस गोपाल चंद्र ने लिखा है। नाटक के सबसे नजदीक कविता के सबसे नजदीक नाटक, ट्रिक बताई थी नाक। नाटक के घटकों के नाम क्या हैं, कथानक, पात्र, संवाद, देशकाल, भाषा शैली, उद्देश्य, प्रतिरोध, समय सीमा और रंगमंचीता। रंगमंचीता इसमें जोड़ दोगे। कुछ एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, एक ट्रिक है कपास दे भाऊ, ये सबके घटक है, ये कहानी के घटक, नाटक के घटक, ये सब सेम कॉमन होते हैं, उसमें कुछ जोड़ देंगे। जैसे कपास दे भाऊ, का से कथानक, पा से पात्र, सा से संवाद, दे से देशकाल, भा से भाषा शैली और ऊ से उद्देश्य। इसमें चूंकि नाटक है तो इसमें रंगमंचीता जोड़ देंगे, समय का बंधन जोड़ देंगे। ठीक है ना, समय का बंधन और रंगमंचीता नाटक में जरूरी होती है। नाटक का जो मूल तत्व
तत्व है वो है समय का बंधन। नाटक में स्वगत कथन या के स्थान पर आजकल वॉइस ओवर का प्रयोग होता है। वॉइस ओवर क्या होती है दोस्तों? वे ध्वनियां जो नाटक में सुनने वालों को, ऑडियंस को या दर्शकों को सुनाई देती है लेकिन पात्र वास्तव में उनको नहीं बोलता है, उनको कहते हैं अपन वॉइस ओवर, उनको कहते हैं वॉइस ओवर। अप्रत्याशित लेख के विषयों की संख्या अपरिमित है, अप्रत्याशित है इसमें, यानी कि कोई भी प्रत्याशित नहीं किया गया लेख, तो उसमें मतलब कि पहले से कोई चुनाव नहीं किया गया, तो कितने भी अपरिमित, अपार, असंख्य विषय हो सकते हैं, उन पर अप्रत्याशित विषयों लेखन किया जा सकता है। सुमित्रा नंदन पंत ने किस भाषा का आवश्यकता पर जोर दिया है? कविता के लिए किस भाषा का? चित्र भाषा का। कविता के लिए चित्र भाषा का। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा, याद रखो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पी से पंत या सुमित्रा नंदन पंत, सी से चित्र, बी से भाषा, पंत ने चित्र भाषा की आवश्यकता पर जोर दिया है। अगला प्रश्न, पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां? शिक्षाप्रद। लेख की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? आकर्षक। सबसे महंगा जनसंचार माध्यम इंटरनेट दोस्तों, सबसे महंगा इंटरनेट है, सबसे महंगा इंटरनेट, ध्यान रखिएगा। खबर के घटनास्थल से सीधे प्रसारण को लाइव को नहीं जानत है जग में, ये तो सब जानते हैं। समाचार लेखन की मानक शैली उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली में खबर का विस्तार किस क्रम में होता है? घटते हुए महत्व क्रम में। उल्टा पिरामिड शैली के बारे में बताया था कि इसके 3 चरण होते हैं। नंबर 1 इंट्रो, नंबर 2 बॉडी और नंबर 3 समापन। नंबर 3 समापन। इंट्रो में क्या होता है? खबर का क्लाइमैक्स आ जाता है, बॉडी में खबर का विस्तार करते हैं घटते हुए महत्व क्रम में, और समापन जैसी कोई अलग से चीज नहीं होती है। ऐसे उल्टा पिरामिड शैली क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें पिरामिड को लट दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद संवाद लिखते समय कौन गायब हो जाता है? लेखक। संवाद लिखते समय इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे खुद का ध्यान नहीं रहता है। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते। भारत की पहली वेबसाइट है रीडिफ। क्या है? भारत की पहली वेबसाइट रीडिफ 2 वॉइस ओवर या दृश्यों के अंतराल को भरने का काम करता है। बाइट। बाइट क्या होता है? बाइट होता है कथन। कोई भी न्यूज होती है तो उसमें बीच बीच में लोगों की बाइट ली जाती है, कहते हैं इनकी बाइट ले लो, इनकी बाइट ले लो, नेताजी की बाइट ले लो, लोगों की बाइट ले लो। ठीक है। तो भारत का पहला साप्ताहिक पत्र उद्दंत मार्तंड। पहला साप्ताहिक पत्र कौन है? उद्दंत मार्तंड। पंडित जुगल किशोर शुक्ल इनके संपादक है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल संपादक है। पहला है उद्दंत मार्तंड। ठीक है। मौखिक कहानी की प्रथा किस राज्य में अधिक प्रचलित है? राजस्थान में। रेडियो नाटक का दूसरा नाम ध्वनि नाटक, बताया था थोड़ी देर पहले। रेडियो नाटक का कथानक किसके जरिए आगे बढ़ता है? पात्रों के संवाद के जरिए। रेडियो नाटक लिखने के सबसे पहले किसका चुनाव होता है? कहानी या कथानक तत्व का चुनाव। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कैसी? पात्रों की संख्या कैसी और क्यों? पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, सीमित समय में चरित्र चित्रण को प्रभावशाली बनाने के लिए। टीवी में दोस्तों, टीवी में वे आवाजें जो शूट करते वक्त खुद ब खुद चली आती हैं क्या कहलाती हैं? नेट साउंड या प्राकृतिक आवाजें। टीवी में वे आवाजें जो शूट करते वक्त खुद ब खुद चली आती है क्या कहलाती हैं? नेट साउंड या प्राकृतिक आवाजें उनको कहते हैं। और अब 2 नंबर वाले प्रश्न देखिए, घमासान एकदम। उल्टा पिरामिड शैली से आप क्या समझते हैं? इसे उल्टा पिरामिड शैली क्यों कहते हैं? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर स्टार लगा लीजिए, कम से कम 36 स्टार लगा लीजिए। ये 2023 में आने वाला है आपका उल्टा पिरामिड शैली। तो समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली, बुनियादी शैली और उपयोगी शैली है, जिसमें समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा जाता है। इस शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? नंबर 1 इंट्रो, नंबर 2 बॉडी और नंबर 3 समापन। इंट्रो में खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है, बॉडी में समाचार का विस्तृत ब्यौरा घटते महत्व क्रम में होता है। इसमें समापन जैसी अलग से कोई चीज नहीं होती। इस शैली को उल्टा पिरामिड शैली या इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कहानी या कथा लेखन की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं बल्कि पिरामिड को उलट दिया जाता है। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? कुछ नहीं है इंटरनेट पत्रकारिता, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान करना ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इतना लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। पत्रकार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बता दिया था दोस्तों। समाचार लेखन में ककार क्या है? किसी समाचार को लिखते समय मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है, नहीं समाचार लेखन के ककार कहते हैं। क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे। 4 हैं तथ्यात्मक और 5 और बचे हुए 2 कैसे हैं? विश्लेषणात्मक। अगला देखिएगा फीचर। देखिए फीचर क्या है, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं। और इसके बाद विशेष रिपोर्ट क्या है? गहरी छानबीन वाली रिपोर्ट होती है, बताया था 4 प्रकार की, इसको कर सकते हैं। स्तंभ लेखन क्या है? स्तंभ लेखन विचारपरक लेखन का एक महत्वपूर्ण रूप है ना। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने विशेष रुझान के लिए जाने जाते हैं। बीट क्या है? थोड़ी देर पहले ही बताया था, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी रुचि के आधार पर किया था। इंट्रो, बॉडी और समापन क्या है? ये याद कर लीजिएगा। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की 5 संस्थाएं, इसरो, BARC, ISI, DRDO, CEL।
ठीक है। अगला प्रश्न जो है पर्यावरण पर छपने वाली 3 पत्रिकाएं, ग्रीन वायर, डाउन टू अर्थ, भालू डालक से। इसकी ट्रिक याद रखिए, ग्रीन वायर, डाउन टू अर्थ और भालू डालक से। एक व्यक्ति था ग्रीन खेतों का नुकसान करते हुए जा रहा था, अपने भालू को लेकर के जा रहा था, चराते हुए अपने भालू को लेकर के जा रहा था, तो ग्रीन खेतों का नुकसान हो रहा था। क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। एक आदमी आया, उसने जाकर के एक थप्पड़ मारा और सेहटा साला डाल करके भालुओं को चला गया, भालू डाल दिए। तो ग्रीन खेतों का नुकसान यानी ग्रीन वायर, ठीक है, ग्रीन वायर। और कहां पर चला रहा था? अर्थ पे, तो डाउन टू अर्थ। और तीसरा भालू डाल के चला गया, तो भालू डालक्स। अगला देखो, डैश किसे कहते हैं बताया था थोड़ी देर पहले। संवाददाता, विशेष संवाददाता, विशेषीकृत रिपोर्ट करने वाले, विशेष लेखन के 5 क्षेत्र, खेल, कृषि, शिक्षा क्षेत्र, मनोरंजन, अपराध, छंद के आधार पर कविताएं बता दी थी। कविता को किन 5 उंगलियों से पकड़ा जाता है? ये कौन सी है? स्पर्श, स्वाद, दृश्य, ग्रहण, श्रवण। ठीक है, कविता का शाब्दिक अर्थ समझ लो, ये याद कर लेना। ठीक है, इसमें साहित्य में नैरेटिव विधा किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटक किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। नाटक में प्रतिरोध, कहानी मानव की किन जिज्ञासाओं शांत करती है? इसमें 2 स्टार लगा लो। कहानी का पहला तत्व क्या है? कथानक। कहानी का पहला तत्व कथानक। कहानी के तत्व कौन से हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहानी और नाटक में क्या समानता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी 4 स्टार लगा लो इस पे, इसको याद कर लेना। ठीक है, नाटक में वॉइस ओवर किसे कहते हैं? ये 2023 डाल लो इस पे, ये आना ही आना है। उल्टा पिरामिड और ये लगभग इनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, ये याद कर लीजिए। और अंतिम प्रश्न जो है आपका, रेडियो समाचार लेखन की बुनियादी बातें जो है, ये किसी भी समाचार लेखन की बुनियादी बातें जो है वो यही हो जाएंगी। कौन सी? साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी का प्रयोग, डेडलाइन का ध्यान रखना चाहिए, और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग ध्यान रखना चाहिए। संक्षिप्ताक्षर का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मुद्रित माध्यमों के 3 विशेषताएं: छपे हुए शब्दों का स्थायित्व, लिखित भाषा का विस्तार, चिंतन विचार विश्लेषण का माध्यम। तो ये आपने सुपर 30 2 नंबर के क्वेश्चन, और प्लस में उसमें भी स्टार मार्क अलग से कराए थे, और 1-1 नंबर के क्वेश्चन सारे के सारे आपके कराए। अभिव्यक्ति माध्यम का 1 शॉट लेक्चर पूरा का पूरा रहा है दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके पूरे 7 में से 7 नंबर दिलवाने में आपको बहुत मदद करेगा, और हमारा जो भी कंटेंट है वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल H4 हिंदी से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।